नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर एवं गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के प्राचीन काल मौर्य काल का है वो अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, मौर्य काल भारत का प्राचीन सुव्यवस्थित काल माना जाता है। मौर्य साम्राज्य अपने आप में प्राचीन विरासत व साहित्यिक दृष्टि से, इतिहास लेखन की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है एवं इसकी जानकारी के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, क्या थी। तो देखिए, श्यामपट पर सारा कुछ वर्णन है, तो आप देख सकते हैं। मगध जनपद के शासक थे गणानंद, जो नंद वंश के शासक। नंद वंश के शासक गणानंद का शासन मगध पर था। भारत के 16 महाजनपदों में से मगध जनपद श्रेष्ठ जनपद की श्रेणी में आता था। गणानंद स्वयं राजविलास में, भोग में डूब गए थे। इस कारण से वे शासन का सही संचालन नहीं कर पा रहे थे। उसी दौरान भारत के पश्चिमोत्तर में एक विश्वविद्यालय आया हुआ था, जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी मिलता है। बचपन में इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे। भारत पर पश्चिमोत्तर के यूनानियों के आक्रमण को देखते हुए चाणक्य जी नंद वंश के शासक गणानंद के दरबार में गए। उनसे आग्रह किया कि भारत के छोटे छोटे जनपद अगर एकता के सूत्र में बंध जाए तो भारत इन विदेशियों का सामना करके इन्हें भारत से बाहर खदेड़ पाने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन नशे में चूर गणानंद ने चाणक्य की बात नहीं मानी और चाणक्य का अपमान किया। गुरु चाणक्य वहां से अपमानित होने के बाद जैसे ही वे जा रहे थे, तभी उन्हें मार्ग में कुछ बालक राजकीलम खेल खेलते हुए मिले और उनमें से एक बालक था जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य। उसे वे तक्षशिला ले गए और तक्षशिला में ले जाकर उन्होंने उस बालक को शिक्षा दी। उस बालक को पढ़ाई करवाई और उसके बाद अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से मगध साम्राज्य पर आक्रमण किया, गणानंद को पराजित किया और मगध पर मौर्य राजवंश की स्थापना की। इसीलिए मौर्य राजवंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है और उनके मंत्री चाणक्य कौटिल्य बने थे और उनके सहयोग से ही उन्होंने ये कार्य पूर्ण किया था। मौर्य काल भारत में इसकी जानकारी 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। ये मौर्य काल था। इसका प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक वृहदत्त थे।
अब हम देखते हैं मौर्य काल की जानकारी के स्रोत। मौर्य काल की जानकारी के प्राचीन काल में कई स्रोत थे। उन स्रोतों में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में अपन देख सकते हैं अर्थशास्त्र, जिसके लेखक थे चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहते थे। और इस अर्थशास्त्र में मगध साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था आदि की जानकारियां प्राप्त होती हैं। दूसरा स्रोत है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत, जिसका नाम था मेगस्थनीस, जो रहते थे, उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। हालांकि ये पुस्तक उसी स्वरूप में प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी इसका संस्करण हमें मौर्य काल की जानकारी प्रदान करता है। तीसरा हम देखते हैं पुराण। पुराणों में भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस, जो विशाखादत्त द्वारा लिखा गया था, और इस मुद्रा राक्षस के अंदर भी इन मौर्य काल के शासकों की जानकारियां प्राप्त होती हैं। विशेष तौर से चंद्रगुप्त के द्वारा राज सिंहासन प्राप्त करना, सत्ता पर कब्जा करना आदि का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा जैन व बौद्ध ग्रंथों में भी मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा और भी कई साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे भी मौर्य साम्राज्य की कई जानकारियां प्राप्त होती हैं। दूसरा हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। मौर्य काल में बहुत इंपॉर्टेंट है, मौर्य काल में ही अभिलेख लेखन की कला शुरू की गई थी। कई अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, वृहद लेख, लघु लेख आदि मौर्य काल में लिखे गए थे, और उनके माध्यम से मौर्य काल की हमें जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक के काल में उन्होंने हर अपने द्वारा किए गए कार्य को जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता तक किए गए कार्यों का ब्यौरा देने के लिए जगह जगह पर उन्होंने इन अभिलेखों का निर्माण किया था। उससे हमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था व उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा भवन, स्तूप, गुफा, मृदभांड, भवन, स्तूप है और गुफाएं हैं, मृदभांड है, तो ऐसे बहुत सारे थे। जैसे सांची का स्तूप बहुत फेमस स्तूप है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक मौर्य ने करवाया था, जो उस समय की कला को दर्शाता है। इस तरह से मृदभांड, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख में भी मौर्य काल की हमें कई जानकारियां प्राप्त होती हैं। मौर्य साम्राज्य की लिपि, मौर्य साम्राज्य की जो लिपि है वो ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामिक थी। ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामिक थी। और ये जो लिपि है इसमें सर्वाधिक लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के काल के सर्वाधिक लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। केवल शाहबाजगढ़ी और मानसेरा जो पाकिस्तान में अभिलेख हैं उनकी लिपि खरोष्टी है। इसके अलावा यूनानी शासकों के संबंध होने का अरामिक लिपि भी विकसित हुई थी। इसकी भी जानकारी में प्राप्त होती है। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की लिपि को पढ़ने का कार्य इतिहासकार जेम्स प्रिंसेस ने शुरू किया था। 1830 से लेकर 1838 ईस्वी के बीच में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार मौर्य साम्राज्य की लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इस तरह मौर्य साम्राज्य उस समय भारत का एक विशालतम सुव्यवस्थित साम्राज्य माना जाता था। अब हम इसके बाद देखते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हाँ,
तो अब हम पढ़ते हैं मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य कार्यकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल माना जाता है। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई, राजधानी पाटलिपुत्र यहाँ बनाई गई थी। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जब तक्षशिला के शिक्षक चाणक्य के साथ शिक्षा प्राप्त करने गए तो वहां उनकी उम्र 16 वर्ष की थी और 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षा प्राप्त करने गए। उस समय में कहते हैं कि वहां पर शिक्षा जब ग्रहण कर रहे थे चंद्रगुप्त चाणक्य जी के निर्देशन में, तो सिकंदर यूनानी शासक भारत की ओर बढ़ रहा था। यूनानी शासक सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा था और भारत की ओर बढ़ने के कारण उसने भारत का पंचनद क्षेत्र, जिसको सिंधु की सहायक नदी का जो क्षेत्र है, जिसको पंचनद क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, पंचनद का क्षेत्र अर्थात सिंधु की सहायक नदियों का क्षेत्र, सिकंदर से 323 ईसा पूर्व में जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके सारे उत्तराधिकारी आपस में लड़ने लगे। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने पंचनद का क्षेत्र वापस जीत लिया। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यारोहण है वो 323 ईसा पूर्व में माना जाता है, लेकिन उनका राज्याभिषेक नंद वंश के शासक गणानंद को पराजित करके 322 ईसा पूर्व में वो हुआ था। अब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता था। तो हमारे सामने सबसे पहले ग्रंथों के नाम आते हैं। बौद्ध व जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया, अर्थात जैन और बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस व पुराणों एवं ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया था। यूनानी विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकटस के नाम से जानते थे और उन्हें क्षत्रिय वर्ण का मानते थे। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता शिशुनाग वंश साम्राज्य के सामंत थे और कहते हैं उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। इस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य की माता मूरा जंगल में जाकर मोर पालक जाति के रूप में रहनी शुरू हो गई थी, इसलिए इनका नाम मौर्य भी जाना जाता है। कई ये बताते हैं कि ये क्षत्रिय भी थे, लेकिन एक जानकारी ये भी हमें प्राप्त होती है। इसलिए आज भी उस समय में भी मौर्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह मयूर था। मौर्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? मयूर। इसी कारण से प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। कौन सा शब्द? वृषल शब्द। ठीक है। शुरुआत में मौर्य आजीवक संप्रदाय के थे। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? जैन धर्म। ठीक है। अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? जैन धर्म। शुरुआत में कौन से संप्रदाय से थे? आजीवक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। यूनानी इतिहासकार
यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपनी 6.5 लाख की सेना लेकर विजय अभियान पर चला था। क्यों चला था? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी चाणक्य जी ने कहा था कि मैं एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहता हूँ और मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। और इसी सेना के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और साम्राज्य को सुव्यवस्थित भी किया था। उस समय में यूनानी शासक सिकंदर की मृत्यु के बाद सीरिया का शासक सेल्यूकस निकेटर बना था और सेल्यूकस निकेटर पंचनद के क्षेत्र को चंद्रगुप्त से वापस लेना चाहता था। इस बात पर दोनों के बीच में युद्ध हो गया। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य के पास शानदार गजारूढ़ सेना थी, घुड़सवार सेना थी, पदाती सैनिक थे। उन योद्धाओं के अपूर्व साहस और पराक्रम के आगे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर ने संधि का प्रस्ताव रखा और ये संधि काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने अपने 4 प्रांत, कौन कौन से? बलूचिस्तान, काबुल, कंधार और हेरात। बलूचिस्तान, काबुल, कंधार और हेरात, ये 4 प्रांत इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपे थे एवं बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी, बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को सौंपे थे। इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, डॉटर, जिसका नाम था हेलेना, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। इसे भारत का अंतरराष्ट्रीय विवाह के नाम से जाना जाता है। सेल्यूकस के दरबार में एक महान विद्वान मेगस्थनीज रहते थे। उन मेगस्थनीज को भी चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया और मेगस्थनीज 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहे थे। ऐसी जानकारी एवं प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य इस युद्ध से जीत से उत्साहित थे और उन्होंने भारत में एक सुव्यवस्थित तरीके से सफल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। अंत में जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भयंकर अकाल पड़ने लगे तो उससे त्रस्त आकर उन्होंने जब जनता को अनाज, पानी आदि नहीं दे सके तो उन्होंने उससे त्रस्त आकर के जैन धर्म के साधु भद्रबाहु से दीक्षा ली और भद्रबाहु के कहे अनुसार वे राजपाट छोड़कर चंद्रगिरी पर्वत, जो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में आया हुआ है, वहां पर गए और तपस्या शुरू कर दी।
और वहीं तपस्या करते हुए सल्लेखन पद्धति से अपनी देह का त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने राष्ट्रीय एकता और भारत को एकता के सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य है वो किया था। उनकी प्रशंसा विभिन्न यूनानी एवं अन्य विद्वानों ने मुक्त कंठ से की थी और उन्हें एक श्रेष्ठ शासक का दर्जा भी प्रदान किया था। धन्यवाद।